एक तरफ नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर हैं, इवन शरद पवार हैं, तो वो कांग्रेस उनको दिखा रही, देखो भाई हम तो इतने राज्यों में हैं, तुम कहां पे हो। तो ये विपक्ष के नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से बड़ी अपनी हैसियत दिखाने की कवायद है, क्योंकि किसी की हैसियत नहीं है कि मोदी जी की कैफियत के साथ मुकाबला कर सके। तो वास्तविकता में इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, ना उनके अंदर क्षमता है, ना योग्यता है, ना किसी प्रकार की स्वीकार्यता है भारत की जनता में कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके। केवल अपनी अपनी पार्टी की अपनी हैसियत बनाने के लिए वह यह प्रयास कर रहे हैं। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक विचारधारा की बात है तो विगत 60-70 वर्षों में, चाहे सत्ता में रहो या प्रतिपक्ष में रहो, कांग्रेस पार्टी ने भारतीयता, भारतीय संस्कृति के हर पक्ष को जैसा तोड़ा है वोट के लिए, उसे क्या कहा जाए, एक ही पंक्ति में कहता हूं, बाटे आंगन और गलियारे, बाटे गली मोहल्ले सारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे, गांव गांव में खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। मैं एक दोहा कहूंगा जी, और अच्छा दोहा कहूंगा, मुझे लगता है कि लोग समझ जाएंगे। घाटे घाटे सब घूमत था, पानी पूछत न कोई, घाटे घाटे सब घूमत था, पानी पूछत न कोई, लक्षण ऐसे प्रकट हैं, आपस में सटत न कोई। जी। हम सिर्फ देश को जोड़ने का काम करते हैं और प्यार बांटते आए हैं और बांटते चलेंगे और देश को एक ही धागे में पिरोएंगे। स्वतंत्रता के पहले भी किया था और आज भी करते रहेंगे। पर ये लोग क्या कर रहे थे? आज बहुत अच्छा लग रहा है, कर्तव्य पथ बन रहा है, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की बोस की मूर्ति लगा रहे। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपनी सेना का तैयारी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वीर सावरकर क्या कर रहे थे बताइए? भागलपुर का सेशन था, 23rd सेशन हिंदू महासभा का, जिसमें वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदू युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में आके साथ देना चाहिए और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये भी बताइए, इतिहास गवाह है, वही वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं कि सब कुछ है, क्योंकि वीर सावरकर से बड़ा तो सेनानी स्वतंत्रता इनके हिसाब से कोई नहीं बना। तो जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा था, जो देश के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा था कि ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, आप भारत जोड़ो, कांग्रेस बड़ा सारा। एक मिनट सुनिए जी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नहीं महार जाति के युवाओं को जाओ सेना में, बोलिए हाँ या ना? क्यों बोला था? अब मैं बताता हूं क्यों बोला था, जाके पढ़ लीजिए। जिन्ना ने 1941 में बयान दिया था कि भारत की सेना में 55% से अधिक लोग पंजाब से हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका प्रयोग करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा महार जाति के युवाओं से कि सेना में शामिल हो। और ये सुनिए, जो ये कह रही ना कि जिस जमाने में, ये तो काल्पनिक बयान है, मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, मैं सबूत लेकर आई हूं, वीर सावरकर की किताब में, इन्हीं के अरे सुनिए भाई, अरे कायदा पूरा के पूरा इनका भाषण है, जिसमें ये भी पता चल रहा है। अपने टर्न पे बोलिए। चलिए, वीर सावरकर का बयान, अब मैं सुभाष चंद्र बोस जी का बयान कोट कर रहा हूं। 25 जून 1944 आजाद हिंद रेडियो से उनका दिया गया बयान। उन्होंने कहा, कांग्रेस, बड़े दुख की बात है कि जब अदूरदर्शिता के कारण कांग्रेस के नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के उपहास कर रहे हैं, उस समय मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मिस्टर सावरकर भारत के सैनिकों को कह रहे हैं, युवाओं को, कि उसमें शामिल हों। और इसीलिए जब 1 जनवरी 1939 को वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और अंग्रेजों ने, उसी समय हमें खड़ा हो जाना चाहिए था अंग्रेजों के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं, 42 तक क्यों नहीं खड़े हुए? 42 में क्यों खड़े हुए? क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना हो गई थी सिंगापुर में। आपको लगने लगा था कि आपके जमीन से सत्ता खिसक सकती है। कि राहुल गांधी जो टी शर्ट डाल के पहन के चल रहे थे वो 41,000 रुपए की है, यानी गरीबी मिटाओ का नारा लिया जा रहा है 41,000 की टी शर्ट डाल के। ये बीजेपी कह रही है कि आप ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुझे एक बार फिर जनता को याद दिलाने का मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 लाख का सूट पहना था, जिसमें खुद का नाम जड़ाया हुआ था। 2-3 लाख रुपए के तो वो सिर्फ चश्मे पहन लेते हैं जी। और वो पैसा किसका है? यहां बैठी जनता जो अपने टैक्स भरती है, उस पैसे से वो कपड़े खरीदे जाते हैं। और फिर आखिर में लोक कल्याण मार्ग बनाया जाता है। और कल्याण किसका होता है? गौतम अडानी का, जिसे 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, और अब वो विश्व के 3रे नंबर के सबसे अमीर आदमी है। 8 साल पहले कोई नहीं जानता था। सन 2011 में, सुनिए, बताइए कितना पैसा था उनके पास और आज नहीं। देखिए, चर्चा अडानी पे नहीं है। विश्व पे 3रे नंबर सुनिए, कमाल का सबसे पैसा पहले सुनिए, अडानी को सबसे पहला पोर्ट कब मिला? 1993। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। उसके बाद गुजरात में पोर्ट कब मिला?
कांग्रेस की सरकार, अभी राजस्थान की सरकार ने उनके साथ एग्रीमेंट किया। और जहां से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी, केरल, वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने भी एग्रीमेंट किया है। और 2011 में सबसे ज्यादा उनकी वेल्थ में बढ़ोतरी हुई और 2014 तक आते आते भारत के टॉप 5-6 लोगों में से आ गए थे। ऐसे बोलते जैसे रेडी लगाते थे। एक सेकंड, लेकिन ये तो कोई भी वेरीफाई कर सकता है। अच्छा ये भी बता दीजिए, वो 11 लाख का सूट और 3-3 लाख के चश्मों का पैसा आता कहां से है? अरे इतनी तो भैया, वो तनख्वाह तो प्रधानमंत्री की निजाम नहीं करके होती। दिया गया। अच्छा, ये राहुल गांधी की टी-शर्ट से आप लोगों को क्या दिक्कत है? 11 लाख का सूट पहन सके। हमने इसमें कोई राहुल गांधी का अपमान नहीं किया है। नहीं, उन्होंने आपने ट्वीट किया, नहीं, नहीं, मैं दिखा सकता हूं। उनका ये भी सम्मान। बताएं, अरे भाई एक बता रहा हूं। RTI डाल देते हैं, पैसा कहां से आया? अरे भाई 41,000 तो कुछ नहीं है भाई। अरे 100 साल पहले उनके परनाना नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। जब भारत के लोग मां भूखों मर रहे थे उस जमाने में पेरिस से धुल के आते थे। क्या बात कर रहे हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चारों गेट पे एक गाड़ी खड़ी रहती थी। अरे तो साहब वो हम लोग क्या बचपन में पढ़ते थे कि नेहरू जी वॉज बॉर्न विद मतलब गोल्डन स्पून इन द माइंड, मतलब सोने का चम्मच मुंह में था। तो इनके तो मुंह में सोने का चमचा है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? आप कह रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि 41,000 रुपए की टी शर्ट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अजय आलोक की प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि कपड़ों पर तंज नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से, कोई कुछ भी डाले? भाई मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कपड़े आप अपने मर्जी से पहन रहे हैं, कीमत दूसरे निकाल रहे हैं, तो ठीक है, निकालने दीजिए, इसका क्या दिक्कत है। लेकिन उन कपड़ों की विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री जी जब वो कपड़ा पहनते हैं 10 लाख का सूट, जिसको कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी कहते हैं, तो वो सूट बिकता है 3.5 करोड़ का, तो वो वापस सरकार के पास चला जाता है। लेकिन जब आप कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए आप लोग जिनको मिले हुए वो उपहार आज तक वापस सरकार के पास गए हों। फर्क ये है, तो जनता को ये समझना चाहिए। माननीय मोदी जी ने कर्तव्य पथ बना दिया। पहली बात तो जी। अमित जी, मैं इसका समर्थन करता हूं। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करना, मैं इसका समर्थन करता हूं। मोदी जी ने अच्छा किया। राजशाही की सारी निशानियां मिट जानी चाहिए। मोदी जी ने अच्छा किया। ये बोलने तो दो जी, बोलने तो। सवाल ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। बूथ कैप्चर मत करो। आप आज सहज हो जाते हैं, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। आपने बोला मैं समर्थन करता हूं, मैंने बोला मतलब मोदी जी ने अच्छा किया। देखो सुनो, ये बूथ कैप्चर माना जाता है। मेरी वोट जबरदस्ती डलवा रहे हो कि मोदी जी के पक्ष में वोट डाल दूं। नहीं, मैंने तो वोट डालने को बोला ही नहीं, मैंने बोला अच्छा किया ना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। सरकार के इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। अच्छा काम कोई भी करे, हमें इतनी छोटी सोच लिया भाई इस बात के लिए कि राजशाही की सारी निशानियां मिटनी चाहिए। लेकिन खाली राजपथ मिटाने से नहीं, राजशाही की सोच भी मिटनी चाहिए, राजशाही का बर्ताव भी मिटना चाहिए। सोच क्या होती है राजशाही की? अरे आप मोदी जी की ड्रेस देख लो, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप मोदी जी की चाल ढाल देखो, मोदी जी का भाषण देखो। मतलब आत्मविश्वास जो है वो नहीं होना चाहिए व्यक्ति के मोदी जी नहीं, आत्मविश्वास दूसरी चीज। आत्मविश्वास तो मेरे अंदर भी। बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो आजम खान की आत्मविश्वास तो बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो एक सेकंड मैं बता, अगर बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो आजम खान की भी देखनी चाहिए। कोई वाक्य में विश्लेषण कर रहा हूं। मोदी जी जब भाषण देने खड़े होते हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गरियाते हैं, जिस तरह धमकाते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, आम आदमी को अपमानित करते हैं, और अगर कोई बोल पड़े तो शाम को उसके घर क्या बोला आपने? आम आदमी को अपमानित करते हैं? यस, बार-बार कैसे? मैं सिद्ध कर दूं। लेकिन मुझे जितना टोक रहे हो, कभी-कभी इन्हें भी टोके करो। इनको टोकते हैं, मुझे एक आध वाक्य तो पूरा करने दो। और अगर कोई उनके विरोध में बोल जाए, कोई उनकी निंदा कर दे, उनके खिलाफ ट्वीट कर दे, शाम को ईडी घर पे पहुंच जाती है, सीबीआई घर पे पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं पिछले 8-9 साल से आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। आप बोलते हैं आपके घर सीबीआई ईडी पहुंची है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। हाँ बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, मैं अखिलेश जी क्या पहुंची है? मैं एक बहुत छोटा कार्य करता हूँ। अखिलेश जी तो बड़े नेता हैं। मैं बता रहा हूँ। वहां पहुंची? बता रहा हूँ। हाँ बताइए। बताने तो दो, सवाल हो गया आप। हाँ बताइए बताइए। अखिलेश जी क्या कांग्रेस ने भेज दिया था पहले? मैं गली मोहल्ले गांव। इन्होंने कहा ये बहुत ही गरीब वंचित साधारण उसके इनकी हैं। पार्टी इन्होंने। इनकी पार्टी है। मैं ये भी। बताइए, ये सैफई में जी इतनी बड़ी वाली एयर स्ट्रिप बनी जिसमें सबसे बड़का वाला जेट जहाज उतर सकता, वहां कौन का जहाज उतरने वाला था? कौन सी बुलबुल उतरने वाली थी भाई गरीब आदमी के, बता दीजिए। तो गजब बात। और इन्होंने कहा राजपथ नाम बदलने से नहीं, वो राजशाही बदलने। बिल्कुल, राजशाही बदलने से जानते क्या राजशाही किसे कहते हैं? 35 लोग ऐसे हैं इनके प्रथम परिवार के जो किसी ना किसी पद पे हैं। जैसा पहले तो नेताजी भी, नेताजी के एक भाई, नेताजी के दूसरे भाई, नेताजी का बेटा, भतीजा, बहू। अरे इसे कहते हैं राजशाही।
कि जब से पार्टी बनी है तब नए से नोएडा परिवार के के अलावा विधायक जो किसी के हाथ पंकज में सिंह, वो सत्ता भी हो तो इनके परिवार के नहीं बताइए। है। परिवार के अलावा किसी के हाथ में सत्ता हो तो इनके बताइए। परिवार के और 150 एक और आदमी सत्ता में बताइए, हैं। गरीब और अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, और गरीब और वंचित का जानते हैं क्या होता है? नहीं, कौन से सबसे- आप यादव परिवार की बात मैं कर रहे हैं? नहीं, वो समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो नारी। संघ अब परिवार मैं भी दूसरा एक परिवार और दो बात है, बताना गांधी चाहता हूं। परिवार भी है, एक यादव और- परिवार संघ अरे- परिवार भी है, संघ अरे परिवार उत्तर भी से बादल दक्षिण परिवार तक- भी है। जिनका अरे परिवार परिवारों नहीं है, की उनको भरमार परिवार है। से चुभन तो होगी। उत्तर से दक्षिण क्या बोला तक आपने? जिनका परिवार नहीं है, जो अपनी माता को सिर्फ फोटो के लिए मिलते हैं, उनको परिवार वालों से चुभन तो होगी। ठीक है, सुधांशु का जवाब। हाँ, बहुत। देखिए, वो हैं जिनके लिए पूरा राष्ट्र परिवार होता है, हाँ, जो अपने पूरे परिवार समाज को- को परिवार जो मानते अपने हैं, परिवार को वो छोड़ अपने दिया, लिए वो होते इस राष्ट्र को हैं। भी और छोड़ इसीलिए जो राष्ट्र को परिवार मानते हैं उसमें पूरा राष्ट्र बढ़ता है, जो अपना परिवार मानते हैं उनका सिर्फ परिवार बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण तक सबको देख लीजिए। एक बात और कही थी जी, कि बात हमारे लिए तो देश ही परिवार है। वो गांव में एक कहावत है कि बहू घर तेरा, कोठी कुठला के हाथ मत लगाना। वैसे एक मामले में तो रामराज जा गया। उनकी पार्टी कहती थी, बाकायदा बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। इनके मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे। अब हमने दोनों ये करने कहा लगे हम था, राम जो मंदिर के सुप्रीम साथ कोर्ट हैं। फैसला देगा, उसका हमने कारण हमेशा जानते ये हैं? कहा। मुलायम सिंह यादव ने कहा था, मुलायम सिंह यादव ने कहा था, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था। एक मिनट। जी जी जी। जब 1993 का यूपी का चुनाव हुआ, ढांचा गिरने के बाद का, तो हम सबसे बड़े दल थे, मगर सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि ये केवल एकता की शक्ति में थोड़ी कमी है, जिस दिन एकता दिखेगी उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आप देखिए, बोलने को सब तैयार हैं। शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। Confused हो कांग्रेस गए के आज आप परिवार सब। में इतनी मारामार है कि 3.5 साल से तय नहीं हो पा रहा है कि माता जी अध्यक्ष रहेंगी, कि बेटा जी अध्यक्ष रहेंगी, कि बहन जी अध्यक्ष रहेंगी। वह में मारामार है। अच्छा, आपसे एक में। सवाल। और वही इनके यहाँ है, चचा भतीजा मारामार है। जो भीड़ उमड़ रही है, चाहे दिल्ली की रामलीला मैदान में थी, या गुजरात की रैली में थी, या आज जो हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें जो भीड़ है, उसमें पता चल रहा है कि जनता राहुल जी के साथ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लेकिन बार-बार जनता सवाल राहुल जी के करते साथ हैं, है, वोट नहीं मिल पा मैं रहे हैं। जवाब चुनाव नहीं जीत पा रहे। भाई साहब 75 इयर्स में इनकी सरकार कितनी थी और हमारी कितनी थी, ये भी बताइए। लेकिन बहुत जरूरी बात बताती हूँ, ये बार बार सवाल उठता है कि क्यों बार बार गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनता है। एक बात बताइए, राजीव गांधी जी के बाद आज तक गांधी परिवार का कौन देश का प्रधानमंत्री बना? हम चाहते तो सोनिया ये देश ने मैंडेट सोनिया गांधी जी को दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 2004 में जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें आई थी। 145 सीट को अगर मैंडेट आप मानते हैं तो ठीक है, ऐसी मुगालते में रही, फिर से 145 कभी आ गई तो मैंडेट मान लीजिएगा। दूसरी बात, राधिका जी ने कहा कि चेंज लाते हैं, पार्टी में हम चेंज लाते हैं तो बहुत सारा चीज बदलता है, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अब आप भैया भी ये तो कैसा भागे पार्टी चेंज छोड़ है? के। ये कैसा चेंज है? 2004 में राहुल गांधी आ गए थे, 18 साल से चेंजे आ रहा है, चेंजे आ रहा है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। चेंज में तो लोग बढ़ते हैं, यहाँ कांग्रेस छोटी 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 होती जा रही है। सोनिया जी ने अभूतपूर्व त्याग किया, प्रधानमंत्री नहीं बनी, पर आपने कभी सुना है कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री ना बना हो, कैबिनेट मंत्री का रैंक ले लिया हो? ऐसा विचित्र त्याग आपने कभी सुना है? और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत इस्तीफा भी देना पड़ गया हो। और राहुल गांधी अगर बनना चाहते उस समय मंत्री, अच्छा मनमोहन सिंह जी कैसे बने थे ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मनमोहन सिंह जी ने खुद प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा, आप मुझसे कहीं ज्यादा योग्य हैं, आप सबसे ज्यादा योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है बनने के लिए। अब देखिए कांग्रेस के अंदर का चरित्र, उन्हीं की जबानी। और इतना ही नहीं, अगर आप ये भी देखें तो उन्हीं के मीडिया एडवाइजर रहे व्यक्ति ने एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री लिखा, तो उनके साथ क्या कुछ हुआ, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया मनमोहन सिंह जी को। ये सबको समझ में आ गया कि उन्होंने क्या बनाया। जी जी जी, बिहार से आते हैं, जो अंकिता के साथ हुआ और जो मुख्यमंत्री के भाई ने कमेंट किया, क्या आपको लगता नहीं है ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है? देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब देश की राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख नेता, सबसे बड़े नेता जब ये कहते हैं कि कांग्रेस तो पहले मुसलमानों की पार्टी है, जब एक प्रधानमंत्री मंच से कह देता है, मंच से कहता है कि इस देश के सारे संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि इस तरह की बातें आ रही हैं। और यही चीज देश देख रहा है पिछले 8 वर्षों से, और यही बदलाव आया है मेरे दोस्त, कि अब ये बातें सुनने को हम तैयार नहीं है, और इस तरह के शासक को हम झेलने को तैयार नहीं है। एक लाइन में बोलिए इनको, अंकिता को इंसाफ देंगे कि नहीं देंगे? अंकिता के बलात्कारी, अरे अंकिता के बलात्कारी को
कोवोटेड इंसाफ किसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, दी जा रही देश को है, पता है। वहां पे बिल्कुल इस्लामीकरण शुरू हो चुका है झारखंड में, और ये कोई नई बात नहीं है, और यही काम ये पूरे देश में करना जी चाहते जी हैं। जी हम इस कहां पे किस ओर जा रहे हैं? सब मिल के सर क्यों नहीं इस घटना पे साथ मिलकर जी इसे लड़ सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं। जो कुछ हुआ अंकिता के साथ वो बहुत दुखित, बहुत जी, जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना, क्यों हो रहा है मैं बताता हूं, जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना, अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है, तब तक होते रहेगा।